नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यदि माने तो चेतावनी गंभीर है। अक्टूबर में कल कारखानों में काम घटा। सितंबर में जहां 2.5% बढ़ोतरी थी, वहीं अक्टूबर में कोई 4.25% की गिरावट। जब महंगाई घट रही है तो बिक्री बढ़नी चाहिए, फैक्ट्रियों में काम बढ़ना चाहिए, मगर उपभोक्ता सामान हो या पूंजीगत सामान, सब में निर्माण घट रहा है। इसका मतलब आर्थिकी का दबाव में होना है। त्योहार के महीने में भी यदि कारखानों में उत्पादन कम हुआ है तो वजह खरीदारी में कमी है। उधर पूंजीगत मशीनरी का निर्माण नहीं हो तो नए प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं होना है। माहौल भले पॉजिटिव हो, लेकिन जमीन पर निवेश नहीं है। नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही है। न बड़ी और न मझोली कंपनियां बैंकों से नए कर्ज ले रही है। जाहिर है, उपभोक्ता मांग और पूंजी निवेश की गतिविधियां ठप है। भला क्यों? बातें हकीकत में क्यों नहीं बदल रही है? कुल मिलाकर लोग खरीद नहीं रहे हैं, उद्योग उत्पादन व निवेश नहीं कर रहे हैं और बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं। सब कुछ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। जब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं, आर्थिकी के पहिए नहीं चलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली सरकार के तौर तरीके बदले। केंद्र सरकार बड़े प्रोजेक्टों पर काम शुरू करे ताकि औद्योगिक मांग बने। फिर उन तमाम बाधाओं को खत्म करे जो यूपीए सरकार की वजह से पेठी थी। तीसरी जरूरत बैंकों की ब्याज दर को तेजी से जल्द गिराने की है। अब यह कहना आसान है और करना मुश्किल है। सरकार और रिजर्व बैंक की मनोदशा दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीने जैसी है, हिम्मत नहीं बन पा रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस को धर्मांतरण विरोधी कानून के मसले पर उलझा दिया है। सरकार के 2 मंत्रियों वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज ने इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हर जगह यह मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस की ओर इशारा करके कहते हैं कि अगर विपक्ष तैयार हो तो सरकार धर्मांतरण रोकने का कानून बनाने को तैयार है। आरएसएस और दूसरे हिंदूवादी संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध करके फंस गई है। पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने पहले दिन कह दिया था कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी। अब इस मसले पर कांग्रेस की स्थिति साफ छुछुंदर वाली है। वह घर वापसी के नाम से चल रहे धर्मांतरण अभियान का विरोध कर रही है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। इससे कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की बन रही है। तभी राहुल गांधी ने पार्टी के सभी महासचिवों और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं की इस बारे में राय ले। हालांकि कुछ ही दिन पहले पार्टी ने सभी धर्मों का त्योहार मनाना शुरू किया था और मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यालय में गणपति उत्सव मनाया गया था। भाजपा के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में बड़े रणनीतिक बदलाव की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हार कर केंद्र सरकार से बाहर होने के बाद नेहरू गांधी परिवार के नाम से चल रही योजनाओं के नाम बदलने की मुहिम शुरू हो गई है। ताजा मामला राजस्थान में राजीव सेवा केंद्र का नाम बदलने का है। राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। बीजेपी के जानकार सूत्रों का कहना है कि रोजगार और सामाजिक विकास की कई योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जा सकता है। केंद्र सरकार पिछले करीब 2 दशक से इंदिरा गांधी के नाम से चल रहे इंदिरा आवास योजना का नाम बदलने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है और बताया जा रहा है कि इसका नया नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन हो सकता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार नेहरू परिवार की विरासत को खत्म करना चाहती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बनाए योजना आयोग को खत्म करने के फैसले को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसी तरह एक मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां राज्य की टीडीपी बीजेपी सरकार के सुझाव पर केंद्र सरकार ने हैदराबाद के घरेलू हवाई अड्डे का नाम बदलकर एनटी रामाराव के नाम पर कर दिया है। दिवंगत वाईएसआर रेड्डी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हैदराबाद के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई अड्डों का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था।
कांग्रेस पार्टी में चुनाव हारने के बाद कुछ बदलाव आया है। पहले राहुल गांधी की चिंता में पार्टी का यह आग्रह था कि दागी, आरोपी या विवादित नेताओं को पार्टी में प्रमोशन नहीं देना है, लेकिन पिछले एक महीने में हुई 2 नियुक्तियों में पार्टी ने इसका ध्यान नहीं रखा है। असम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अंजन दत्ता और यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग दोनों किसी न किसी विवाद में रहे हैं। पंजाब में गिद्दरबाह से विधायक वारिंग को राहुल गांधी की मर्जी से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर सिख अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कुछ समय पहले नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल एक आरोपी ने कहा था कि वह वारिंग को जानता है और चुनाव में उनकी मदद की थी। जब कांग्रेस ने पंजाब में नशीली दवाओं का मामला उठाया था, कांग्रेस पर हमला करने के लिए सत्ता पक्ष ने वारिंग के मामले को उठा दिया था। हालांकि वारिंग इससे पूरी तरह इनकार करते हैं। ध्यान रहे, राहुल गांधी सबसे पहले नेता हैं जिन्होंने पंजाब में नशे की बढ़ती लत का मुद्दा उठाया था। इससे पहले अंजन दत्ता को असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंगाल, असम और ओडिशा की राजनीति को हिला देने वाले शारदा चिटफंड घोटाले में उनसे पूछताछ हुई थी। पूछताछ से पहले इसी सिलसिले में सीबीआई ने उनके यहाँ छापा भी मारा था। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की नियुक्ति पहले हुई थी। उनके ऊपर भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। झारखंड बनने के 14 साल बाद आखिरकार प्रदेश को पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया है। भाजपा नेता रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी सीएम होंगे। आज उनको भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया। भाजपा संसदीय बोर्ड की ओर से भेजे गए 2 पर्यवेक्षकों जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में पार्टी के नए चुने गए विधायकों ने रघुवर दास को अपना नेता चुना। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि रघुवर दास को आम राय से नेता चुना गया है। बैठक में वरिष्ठ विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने रघुवर दास के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका सरयू राय व सीपी सिंह ने समर्थन किया। बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों के अगले दिन हुई पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई थी। जमशेदपुर पूर्वी सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नेता चुने जाने के बाद सबका आभार जताया और कहा कि वे राज्य में विकास लाएंगे और सुशासन बहाल करेंगे। वे 28 दिसंबर को शपथ लेंगे। 5 चरण में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने अपनी सहयोगी आजसू के साथ 42 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक आदिवासी नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए गैर आदिवासी रघुवर दास के चुने जाने के बाद बताया जा रहा है कि पार्टी में इस बात पर विचार हो रहा है कि किसी आदिवासी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। 4 बार के विधायक नीलकंठ मुंडा और पहली बार चुनाव जीते शिवशंकर उरांव का नाम इस पद के लिए चर्चा में है। झारखंड में भाजपा के सबसे बड़े नेता अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि उनको भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की टीम में जगह मिल सकती है। फिलहाल रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों से बात कर रही है। 87 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि उसे 10 और विधायकों का समर्थन है। भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार निर्मल सिंह ने कहा है कि 7 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया है और दूसरी पार्टियों के विधायक भी संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा अभी सबसे बड़ा समूह है, इसलिए उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि राज्य में चुनाव के पहले से सक्रिय भूमिका निभा रहे महासचिव राम माधव ने कहा है कि भाजपा दोनों क्षेत्रीय पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के संपर्क में है ताकि राज्य में मजबूत सरकार बनाई जा सके। बताया जा रहा है कि माधव इस सिलसिले में पीडीपी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग से मिले हैं। हालांकि बेग पीडीपी के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों में कई विधायक भाजपा से तालमेल का विरोध कर रहे हैं। असम में 3 गांवों पर हमला करके 70 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या करने वाले अलगाववादी संगठन एनडीएफबी के खिलाफ सैनिक अभियान तेज होगा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा है कि निश्चित रूप से सेना अपना अभियान तेज करेगी। इससे पहले उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कल असम जाकर खुद हालात का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने आज सेना प्रमुख से हालात पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने सेना प्रमुख से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इलाके में शांति रहे और कोई अवांछित घटना न हो। सूत्रों का यह भी कहना है कि गृह मंत्री ने सेना प्रमुख से नतीजे देने को कहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि असम में उग्रवादी हिंसा रोकने के लिए 66 कॉलम सैन्य बल तैनात किया गया है। एक कॉलम में 70 जवान होते हैं। बताया जा रहा है कि भूटान सरकार भी बोडो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला खदानों से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इनसे जुड़े विधेयक नहीं पास करा पाई थी।
इन अध्यादेशों के जरिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द किए गए कोयला खदानों की ई नीलामी की मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष ने संसद सत्र के एक दिन बाद ही अध्यादेश जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। सीपीएम और जदयू ने तो राष्ट्रपति से इन पर दस्तखत नहीं करने की अपील की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को तेजी से काम करना है। फरवरी तक सारा काम निपटा लेना है। यदि अगले बजट सत्र तक तमाम आर्थिक सुधार नहीं हुए, निवेशक और आम आदमी को राहत देने वाला बजट नहीं आया, तो पैसा नहीं निकलेगा। देशी विदेशी पूंजी को विशाल पैमाने पर निवेशित कराने से ही अच्छे दिनों की तरफ बढ़ा जा सकेगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के अगले ही दिन सरकार ने बीमा और कोयला मामले में अध्यादेश क्यों जारी कर दिया। जानकारों का मानना है कि सरकार को संसद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन असल में सरकार के पास अब इंतजार का समय नहीं है। संसद के 1 महीने के सत्र में आर्थिक मसलों पर कोई खास कामकाज नहीं हो पाया। सरकार का समय जाया हुआ, सुधारों के फैसले नहीं हुए। जीएसटी का बिल भी लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन उस पर चर्चा बजट सत्र में होगी। लेकिन उससे पहले सरकार को दुनिया भर के निवेशकों को सकारात्मक संदेश देना था, इसलिए आनन फानन में दोनों अध्यादेश जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि लाखों करोड़ रुपए का निवेश वीजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा निवेश आया नहीं है। तभी आर्थिकी की बुनियाद बनाने वाले सारे मानकों पर स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक मानक पर सकारात्मक संदेश है और वह है महंगाई। हालांकि उसके बारे में भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि चूंकि पिछले सालों का महंगाई का पैमाना इतना ऊंचा रहा है कि आज यह बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अगर जरा सी ढील दी गई तो महंगाई फिर से बढ़ने लगेगी। उन्होंने नए साल में मुद्रास्फीति की दर में तेजी आने का अनुमान जताया है, इसलिए वे नीतिगत ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतिगत ब्याज दरों में कमी नहीं की गई तो विकास दर बढ़ाने में मुश्किल होगी। विकास दर बढ़ाने के लिए मांग बढ़नी सबसे जरूरी है, लेकिन पिछले 2 महीनों से त्योहारों का सीजन चल रहा है। इसके बावजूद औद्योगिक उत्पादन की दर नकारात्मक हुई है, बाजार में तेजी नहीं आई है, इसलिए सरकार की चिंता स्वाभाविक है। अगर औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ता है, मांग नहीं बढ़ती, आवास व वाहन सेक्टर में तेजी नहीं आती है, तो फिर आर्थिकी के बारे में बना सकारात्मक माहौल बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। सरकार की एक चिंता रुपए की कीमत में लगातार आ रही गिरावट भी है, यानी महंगाई को छोड़कर सारे मानक जैसे रुपए की कीमत, औद्योगिक उत्पाद, विकास दर आदि में सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा है। तभी सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक ब्याज दर घटाए ताकि मांग बढ़े और उत्पादन बढ़े। महंगाई काबू में रहने के साथ अगर विकास दर बढ़ती है तो दुनिया भर से निवेश आएगा और तभी बड़ी परियोजनाएं शुरू हो पाएंगी। यह पूरा चक्र है जिसे एक साथ चलाना है, पर सरकार अभी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। इसलिए जेटली ने बीमा बिल और कोयला खदानों के आवंटन का अध्यादेश जारी कराया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सरकार अब इंतजार नहीं कर सकती है। फरवरी में शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार को आर्थिकी की गाड़ी पटरी पर लानी है। अगला बजट नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। उसे बहुत क्रांतिकारी बनाना है। उसके बगैर न आम लोगों के लिए अच्छे दिन आने हैं और न मोदी का मेक इन इंडिया अभियान आगे बढ़ने वाला है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी के ठहराव पर चर्चा करेंगे। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट ने आर्थिकी को अभूतपूर्व मौका दिया है। इकोनॉमी को कम लागत वाला बनाना चाहिए। केंद्र सरकार वह सब करे जिससे ईंधन से लेकर ब्याज दर, कच्चे माल आदि सस्ते और सुलभ हो। तभी वैश्विक कंपटीशन में भारत का निर्माण सस्ता बिकेगा। आर्थिकी को न्यूनतम लागत या कि सस्ताई से फलाने फुलाने की अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, अक्टूबर के त्योहारी महीने में भी औद्योगिक उत्पादन का बहुत कम होना और खरीदारी का लगभग नहीं होना, ये किस बात का प्रमाण है? क्या सचमुच में लगता है आपको कि इकोनॉमी अभी गति पकड़ने या कुछ रफ्तार पकड़ने के बजाय और बैठेगी?
एक तरह से अक्टूबर के जो रिजल्ट आए हैं और जो नतीजे बता रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, एक मायने में कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत नीचे चली गई है और मतलब एक तरह से वो नेगेटिव ग्रोथ मतलब है उसका माइनस में है। माइनस 7.6% और उसमें उपभोक्ता वस्तुएं भी है और पूंजीगत मशीनरी भी है, जो बताती है कि नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था में नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एक तरह से आने वाले समय में लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और इसका मतलब मांग नहीं बढ़ेगी। और खास करके ये इसलिए भी चौंकाने वाला है कि पिछले साल भी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट बहुत ही खराब थी। आप देखिए कि इस साल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच के 7 महीनों में 1.9% यानी 2% से भी कम है। तो एक मायने में इंडस्ट्री का इतना खराब परफॉर्मेंस मतलब ये बताता है कि एक तरह से लोगों के अंदरूनी मांग नहीं है और दूसरी तरफ हम जो उम्मीद कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा करके इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मांग भी नहीं बढ़ रही है। एक तरह से यूरोप से लेकर के दुनिया के ज्यादातर देशों में जिस तरह का स्लंप दिखाई पड़ रहा है और जिसके कारण तमाम चीजों की कीमतें भी गिर रही हैं, उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं रह गया है। तो इसके कॉम्पिटिटिव न होने के कारण वहां एक्सपोर्ट में भी एक तरह से गिरावट का रुझान है और भारत के अंदर भी जो मांग नहीं बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय उठा हुआ है और जो बहस चल रही है कि नए निवेश के लिए एक तरह की पंप प्राइमिंग करना सरकार की तरफ से। निवेश जब तक नहीं बढ़ेगा और उस निवेश को पूरा करने के लिए निजी निवेश नहीं आएगा। नहीं आनंद जी, क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है कि जबकि राजनीतिक बहुमत है, राजनीतिक स्थिरता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट है, उन सब तमाम तरह की अनुकूल स्थितियों के बावजूद अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, खरीदारी नहीं बढ़ रही है, तो कुल मिला के वजह ये कि ढर्रा इकोनॉमी को महंगा बनाए रखने का ही है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि असल में असली चुनौती यही है कि जो ढर्रा पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बड़ा शिफ्ट नहीं है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, कोई नया विजन नहीं है। मतलब आप बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और देखिए हाल के दिनों में जो खुद सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों के बयान, अर्थशास्त्रियों के बयान आ रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बातें ज्यादा हो रही हैं, उसमें नीतियों के स्तर पर जो परिवर्तन होना चाहिए और जो उनका इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर जो दिखाई पड़ना चाहिए। जितनी जल्दबाजी की जरूरत है, जिसको तात्कालिक फैसले कहना चाहिए और फैसलों को लागू कराने के मामले में इसके पीछे क्या मनोविज्ञान क्या पिछला डर है? जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर है, वो क्यों डरे हुए हैं कि भाई ब्याज दर को क्यों नहीं एकदम नीचे किया जाए ताकि पूंजी सस्ती हो? क्या आखिर इस तरह के डर क्यों है अभी तक? क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सरकार खास करके जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का जो वायदा है उसको पूरा कर पाएगी। और वो भी तो हो रहा है एक तरह से, क्योंकि आप देखिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के सरकार के पास तो अभी तमाम तरह की गुंजाइश है। लेकिन जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अगर बढ़ाया है खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, लेकिन ओवरऑल अक्टूबर तक ही उनका जो कुल जो टैक्स वसूली है वो सिर्फ 7% बढ़ी है, जो बजट के अनुमान से काफी कम है। तो एक तरह से काफी दबाव है और उस दबाव को कम करने के लिए एक तरह से ये विशियस सर्कल बन जाता है। यही तो इसमें तोड़ने की इस सर्कल को तोड़ने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? आखिर बनेगी तो सरकार की। सरकार क्या करे? सरकार के स्तर पर ही ये जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि रघुराम राजन ने अभी हाल में फिर कहा कि एक तरह से जो मेक इन इंडिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय डिमांड नहीं है तो अब हमें घरेलू मांग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और उन्होंने एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही कि एक तरह से जो निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू एक तरह से सेविंग्स भी बढ़ानी है, जिसमें काफी गिरावट आई है। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी पूंजी आएगी और विदेशी पूंजी के आने से निवेश बढ़ेगा। तो उनका कहना है कि वो तो आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हमें घरेलू निवेश, क्योंकि अंततः उनका कहना है कि घरेलू निवेश बिना बढ़ाए हम नहीं कर सकते, तो वो ये कह रहे हैं कि बजट में और सरकार के स्तर पर सेविंग्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। पिछले बजट में 1 लाख से 1.5 लाख तक का किया गया था, वो कह रहे हैं कि उसको और बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी के लेवल पर जो रघुराम राजन जिस तरह से सोच रहे हैं और सरकार जिस तरह से सोच रही है, उसमें एक डिस्कनेक्ट अभी दिखाई पड़ रहा है और वो बार बार उभर करके सामने आ जा रहा है। ठीक उसी तरह से आप पाएंगे कि जो सरकार के अंदर भी एक तरह से फैसलों के लेने के मामले में वित्त मंत्रालय में, उद्योग मंत्रालय में और जो दूसरे और मंत्रालय हैं और जो खास करके लॉ के लेवल पर जितने तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, वो खास करके विंटर सेशन को लेकर बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह के टकराव शुरू हो गए, मतलब खास करके सांप्रदायिक मुद्दों पर जिस तरह की बहस चलने लगी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से डाइवर्जन होता है लोगों का, पॉलिसी मेकर्स का फोकस उस तरह से कमजोर पड़ता है। नहीं, लेकिन आनंद जी, कुल मिलाकर हकीकत में तो यह है कि पैसा
पड़ा हुआ है, उद्योगपतियों के पास भी है, बैंक में भी है, डिपॉजिट है, बाहर से भी निवेश आने को तैयार है। मोटे तौर पर जो झिझक है या जो बाधा है वो तो फंडामेंटल यही है कि भाई आप जो महंगापन है, ब्याज मतलब अगर कोई 12% 14% या पुराने उद्योगपतियों पे जो कर्ज चढ़ा हुआ है उस सबको वापस रीस्ट्रक्चरिंग करके कुछ रास्ता निकालने वाला नहीं है। रास्ता तो यही निकलेगा। उसमें जो पॉलिटिकल जोखिम है वो कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके साथ जो एक खतरा जुड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जिससे कि आगे फिर वो आरोप लग जाए कि भाई ये देखो उद्योगपतियों पे मेहरबान हो रहे हैं या ये हो रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब सबकी निगाहें अगले बजट की तरफ हैं। और ये बजट क्योंकि बजट से भी क्या होगा आनंद जी, बजट जब अगर आप में इच्छा ही नहीं पैदा हो पा रही लोगों में और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिग्नल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सिग्नल्स के लेवल पर वित्त मंत्री बराबर कह रहे हैं। बजट में क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बजट में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इसलिए होगा कि पहली बार सरकार का फोकस उसकी तरफ दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। जो मुझे लगता है कि जो विदेशी पूंजी, अभी मैं कई लेख भी पढ़ रहा था विदेशी पत्रिकाओं में, तो उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि चीन की तुलना में भारत में भी एडवांटेज है कि यहां सस्ता लेबर है और बड़े मात्रा में लेबर अवेलेबल है। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट्स में बहुत खराब हालत है। वर्ल्ड बैंक की एक जो ताजा रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसका सबसे ज्यादा जोर है कि जीएसटी पर, कि जब तक आप जीएसटी लागू नहीं करेंगे, उनका कह रहा है कि 3 से 4% तक आपका इमीडिएट बढ़ जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आप जीएसटी लागू कर दें, वन मार्केट आप लागू कर सके। और ये जितने आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाधाएं खड़ी की हुई हैं, उनको अगर तोड़ दिया तो आपका 3 से 4% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जी आनंद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।